सो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके जसपुर क्लासेस में। हो सकता है आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही हो, पर कोई बात नहीं। देखिए, पहला हेडिंग हमने आज का लिखा है परमाणु द्रव्यमान, कि भैया परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या तरीका है और क्या उसके प्रोसेस है। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे आप दुकान पर जाते हैं कोई दाल खरीदने के लिए, आपने दुकान वाले से कहा कि भाई मुझे 1 किलो दाल दे दो या आधा किलो दाल दे दो, या आपने 2 किलो दाल ली। तो दुकान वाला क्या करता है, तराजू में 2 पड़ले होते हैं, उनमें से एक में वो क्या करता है, वाट रखता है। अगर आपने 1 किलो दाल मांगी है तो 1 किलो का वाट रखता है, आधा किलो दाल मांगी है तो आधा किलो का वाट रखता है, ठीक है। 2 किलो दाल मांगी है 2 किलो का वाट रखता है, और दूसरे पड़ले में वो दाल करता है। यानी आपको और दुकान वाले को, दोनों को ये भरोसा है कि भाई ये जो लोहे का वाट हम रख रहे हैं ये 1 किलो के लिए निर्धारित है। दोनों में से कोई उस पर सवाल नहीं उठाता है, ना तो दुकान वाला सवाल उठाता है कि भाई दाल ज़्यादा जा रही है, ना ही आप सवाल उठाते हैं कि भाई मुझे दाल कम मिल रही है, ये वाट जो है गलत हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि हम दोनों को, दुकान वाले को और ग्राहक को, दोनों को ये भरोसा है कि ये जो लोहे का वाट सरकार ने तय किया है, भाई किसी ने तो वो तय किया है ना, किसी ने तो तय किया होगा कि भाई इतने चीज़ को, इतने लोहे के टुकड़े को हम 1 किलो कहेंगे, 1 किलो का मानक मान लेंगे, फिर हम जो भी चीज़ 1 किलो तोलना चाहते हैं इससे तोल देंगे, या 5 किलो का वाट है। आ रही है कुछ बात समझ में? यानी एक पैमाना होता है, एक निर्धारित चीज़ होती है जिसको हम बाकी सब चीज़ों के लिए निर्धारित कर देते हैं कि भाई इतना हिस्सा 1 किलो के लिए निर्धारित है, इतना हिस्सा 2 किलो के लिए निर्धारित है, इतना हिस्सा 5 किलो के लिए निर्धारित है। ऐसे ही लंबाई नापने के लिए भी आता है। आप कपड़ा लेने जाते हैं कि भाई मुझे एक पैंट का कपड़ा चाहिए, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर या 2 मीटर आपने खरीदा, 2.5 मीटर आपने खरीदा, तो वो जो स्केल यूज़ करता है उस पर आप सवाल थोड़ी उठाते हैं, क्योंकि वो सभी के लिए तय हो गया है, वो सभी के लिए एक है। दुकान वाले के लिए भी 1 मीटर है, आपके लिए भी वो 1 मीटर है, क्योंकि वो फिक्स कर दिया गया। नहीं तो हम कैसे कपड़ा मापेंगे, कैसे उसको तैयार करेंगे। वैसे ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 10 रुपये का आपका नोट है, आपको भरोसा है कि भाई ये 10 रुपये हैं, चाहे आप दुकानदार हैं चाहे आप ग्राहक हैं, आपके लिए एक चीज़ निर्धारित कर दी गई कि भाई ये जो नोट है ना ये 10 रुपये का है, यानी 10 रुपये में जो चीज़ें मिलती हैं वो आप इससे ले लेंगे, तो एक चीज़ फिक्स कर दी जाती है। तो ऐसे ही वैज्ञानिकों के सामने ये समस्या थी कि भाई हम परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो तो बहुत छोटी चीज़ है। तो परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए भाई उसको कैसे तोलेंगे, हम कैसे उसको मापेंगे कि एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। अब दुनिया में कितने सारे देखो तत्व हैं, 118 तत्वों के आसपास हमारी संख्या पहुंच चुकी है। अब हर एक तत्व के एक परमाणु को द्रव्यमान अगर हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, भाई कोई तो वाट होना चाहिए हमारे पास जिससे हम तोल सकें। तो बस उस वाट को जो है कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो वो वाट क्या है? वो वाट है सर कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक, अब समस्थानिक आपको पता होना चाहिए सर, अभी मैं पढ़ाऊंगा आने वाली वीडियोज में समस्थानिक क्या होते हैं, फिर भी बता देता हूं। ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं समस्थानिक। यानी ऐसे परमाणु एक ही, ऐसे बोल सकते हैं कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। तो कार्बन 12 के समस्थानिक होते हैं, तो उसमें कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, वो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। तो कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान के रूप में कहा जाने लगा। यानी उन्होंने पर कार्बन को चुना, कार्बन का समस्थानिक चुना, उस एक समस्थानिक के 1/12वें भाग को चुना और उसको नाम दे दिया कि भैया ये परमाणु द्रव्यमान नापने के लिए हमारे पास एक वाट तैयार हो गया है, इससे हम सारे परमाणु का द्रव्यमान आराम से तोल सकेंगे, निकाल सकेंगे। आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन भी है, 9th में इस तरह का मेंशन है कि भाई जो तरबूज है, आपने तरबूज के 12 हिस्से कर लिए। अब आपने तरबूज के 12 हिस्से करने के बाद उसमें से एक हिस्सा उठाया और आपने कहा कि भाई अब मैं जो भी सामान बेचूंगा भैया इस टुकड़े के बराबर बेचूंगा और इतने रुपए लूंगा।
कि भैया आप सेब खरीदें तो तरबूज के एक टुकड़े के बराबर जितने सेब चढ़ेंगे वो आप ले लें, इतने पैसे मुझे दे दें। या आप आलू खरीदना चाहते हैं तो मैं वाट के तौर पर तरबूज का एक हिस्सा रखूंगा, 12वां हिस्सा, तरबूज के 12 टुकड़े की हैं, एक हिस्सा लूंगा और उसके हिसाब से मैं आलू तोल के बेच दूंगा। या भैया मैं तरबूज का एक हिस्सा लूंगा, उसके बराबर मैं टमाटर तोल के बेच दूंगा। तो इस तरह से कुछ तय किया गया। तो कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग को, यानी अब ऐसा याद रख लें कि कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग को क्या कहा जाने लगा? परमाणु द्रव्यमान कहा जाने लगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं सर, ये पूछे जा सकते हैं एक नंबर में। परमाणु द्रव्यमान को किससे मापा जाता है? तो भैया द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति, सिंपल सा एक शब्द है, आपको याद रखना है, लिखा हुआ आएगा, आप पहचान जाएंगे। और एक AMU यानी कि एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? कितना होता है भैया? 1.6606 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक AMU इतना होता है। ये ठीक आप ऐसा मान लीजिए जैसे 1 किलो में कितने ग्राम? भैया 1000 ग्राम। उसी तरह से ये लिखा हुआ है। अगली लाइन है कि आजकल AMU के स्थान पर, अब धीरे धीरे समय बीत रहा है, समय बदल रहा है, तो हम AMU की जगह सीधे U लिख देते हैं। U का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर किसी परमाणु का द्रव्यमान आपने निकाला तो उसके आगे आप U लिख सकते हैं, तो भी वो परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। AMU लिखेंगे तब भी चलेगा, ये मात्रक मान सकते हैं आप उसका। इसे एकीकृत द्रव्यमान कहा जाता है, यूनिफाइड मास कहा जाता है। अगर आप U लिखते हैं तो यूनिफाइड मास, और वो जो AMU लिखा है उसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। कितना सिंपल था। अब इसी से रिलेटेड आता है भैया औसत परमाणु द्रव्यमान। ये बड़ी खतरनाक चीज है सर, इसको ध्यान से समझिएगा। औसत पर, अब ये औसत होता क्या है सर? औसत कैसे निकाला जाता है सर? भाई औसत कैसे निकालेंगे हम? जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में 30 विद्यार्थी हैं, अब सबकी लंबाइयां अलग अलग हैं, ठीक, लेकिन देखने में वो लग रहे हैं कि हाँ भाई थोड़ा बहुत इनमें सेम है। मतलब इनके लिए अगर मान लीजिए जूते खरीदने हैं तो हम अब सबके पैर का अलग अलग साइज लेंगे। साइज लेने के बाद, सबके पैरों का साइज लेने के बाद हम वो जितने विद्यार्थी हैं उस संख्या से दे देंगे उसको भाग। आ रही है कुछ बात समझ में? ऐसे करके औसत निकाला जाता है। यानी जितनी चीजें हैं उनका, जैसे मान लो हाइट निकालनी है सबकी, तो सबकी हाइट ले ली और सबकी हाइट इकट्ठी करने के बाद उसको जोड़ा। जोड़ने के बाद जितने बच्चों की हाइट ली, जितने विद्यार्थियों की हाइट आपने ली, उन विद्यार्थियों की संख्या से उस हाइट के टोटल को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है औसत, यानी कि औसत लंबाई हमें मिल जाती है। ऐसे ही ये है कि भाई ऐसा हुआ कि किसी किसी तत्व के एक से ज्यादा समस्थानिक होने लगे, मतलब एक तो तत्व है उसके समस्थानिक मिलने लगे, उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होने लगा। तो फिर ये तय करना पड़ा कि भाई किसको इनका औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, क्योंकि है तो, अब देखो नीचे एग्जाम्पल दिया है, मैं अभी बताऊंगा वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो परिभाषा क्या है कि किसी तत्व के सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिकों का भारित जो है, यानी कि उसका आपने भार निकाला, औसत परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जो थ्योरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये वही है जो आपकी NCERT में मेंशन है, थोड़ा सा मैं उसको इजी वे में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किसी तत्व के सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिकों का भारित औसत परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। इसे कैसे प्राप्त करते हैं ये ध्यान से देखना। इसे प्राप्त करने के लिए मैंने प्राप्त 2 बार लिख दिया है, तो आप समझ जाना कि भैया इसे प्राप्त करने के लिए समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमानों, मान लो किसी तत्व के 2 समस्थानिक है, दोनों का परमाणु द्रव्यमान ले लो। लेने के बाद उनकी प्राकृतिक बाहुल्यता, प्राकृतिक में उनकी क्या स्थिति है, कितनी % वो पाया जाता है, उससे उसकी गुणा करो और आपको औसत परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा? नीचे देखो, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान लिख दिया सर। अब क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक 17Cl35 और एक होता है 17Cl37। अब आपने नोटिस किया दोनों का परमाणु क्रमांक 17 है, क्योंकि दोनों क्लोरीन है और ये दोनों क्या है? समस्थानिक है। इधर जब मैं परमाणु द्रव्यमान समझा रहा था तब मैंने बताया था कि एक ही तत्व क्लोरीन ही है, लेकिन उसके 2 समस्थानिक हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कैसे हैं दोनों के? अलग, एक का 35 है और एक का 37 है। अब जिसका द्रव्यमान 35 होता है क्लोरीन के समस्थानिक का, उसकी बाहुल्यता प्राकृतिक में 75% होती है। जिसका द्रव्यमान 37 होता है उसकी प्राकृतिक में बाहुल्यता कितनी है? 25%। जब भी आपसे औसत परमाणु द्रव्यमान पूछा जाएगा तो आपको बाहुल्यता दी जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, मगर ये मोस्ट है सर, इसको याद आपको कर ही लेना होगा। तो कुछ नहीं करना है, परमाणु द्रव्यमान को
उस समस्थानिक की बाहुल्यता से गुणा कीजिए। अगर दो समस्थानिक है तो दोनों के साथ ये कंडीशन कीजिए, उन्हें आपस में जोड़ दीजिए। देखो 17 Cl 75%, तो मैंने 35 की गुणा किससे कर दी, 75%। प्रतिशत का निशान हटाने के लिए बटे में 100 आ गया। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 26.25 निकल के आएगा, प्लस दूसरा समस्थानिक, उसके परमाणु द्रव्यमान को उसकी बाहुल्यता से गुणा कर दी, कैलकुलेशन किया, 9.25 आया। अब आप इनको जोड़ लीजिए, 35.50 लिखा जाएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 35.5। और आपने सुना भी होगा कि भैया क्लोरीन का जो द्रव्यमान होता है वो 35.5 होता है। तो यहाँ से परमाणु द्रव्यमान औसत परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए सबसे ज़्यादा, और लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आता रहूँगा। सभी को बाय बाय, टाटा।